हम इनको कहते हैं हमारे बाल सफ़ेद बेशक हो गए लेकिन खून हमारा लाल है। मंजिल उन्हीं को मिलेगी जिनके कदमों में जान होगी। पंख होने से कुछ नहीं होगा, हौसलों से उड़ान होगी और ये हौसला हम सबके पास है। हम लोग अभी हैं देहरादून के परेड ग्राउंड में। आज 23 तारीख है, 23 दिसंबर। 24 दिसंबर को एक बड़ी रैली का कॉल किया गया है। कल यानी रविवार को 24 दिसंबर को भू कानून और मूल निवास के सवाल पर कई लोग, उत्तराखंड के कई सारे संगठन, विभिन्न संगठन, सामाजिक संगठन और स्पेशली जो यूथ है उत्तराखंड का, वो बहुत कनेक्ट कर रहा है इन दोनों मुद्दों को लेकर के। ये पहली बार है कि जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर इस पर बात कर रहे हैं। हमारे जो लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, वो तो उत्तराखंड के तमाम मुद्दों पर पहले भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बहुत जनहित के गाने बनाए हैं, ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं जिन गानों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल की। लेकिन उनके अलावा जो इस समय इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूथ हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत सक्रिय हैं। हालांकि ये दोनों मुद्दे कोई नए मुद्दे नहीं हैं, बहुत लंबे समय से। इनफैक्ट जब उत्तराखंड के गठन की बात हो रही थी, जब उत्तराखंड की परिकल्पना की बात हो रही थी कि कैसा हो उत्तराखंड, तब से भू कानून और मूल निवास जैसे सवाल रहे हैं। आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं। वो व्यक्ति हमारे साथ में हैं जिनको उत्तराखंड का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। उनका अध्ययन और उनका अनुभव उत्तराखंड राज्य आंदोलन से लेकर उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड की जनजाति, उत्तराखंड के समाज पर इतना गहरी उनकी पकड़ है कि उनको एक अथॉरिटी भी इन तमाम मुद्दों पर और उत्तराखंड के मुद्दों पर बात करने के लिए माना जाता है। हमारे साथ हमारे मेंटर चारू तिवारी जी हैं। चारूदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाषा में। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपको बुलाने के लिए। दादा, कल की जो रैली है, दो नारे मुख्यतः सुनाई देते हैं। एक तो उत्तराखंड मांगे भू कानून जो पिछले कुछ समय से चल रहा है, और एक मूल निवास का सवाल, मूल निवास 1950। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम अपनी उस ऑडियंस के लिए, उन दर्शकों के लिए जो ये दोनों चीज़ों को, मूल निवास और भू कानून के सवाल को पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये कुछ ऐसी मांग है जिससे कि उत्तराखंड की तमाम समस्याओं का समाधान जो लोग इसमें देखते हैं, एक बैकग्राउंडर के तौर पर पहले हम एक आम पाठक को अगर समझाएं। हालांकि इन दोनों मुद्दों का एक लंबा इतिहास है जिस पर हम बात करेंगे कि कैसे पिछले सालों में ये बना या बिगड़ा और इसके दोषी कौन लोग हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक आम दर्शक को समझाने के लिए सबसे पहले ये दोनों सवाल अगर ज़रूरी हैं तो क्यों ज़रूरी हैं? राहुल, पहले मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के एक बहुत ही ऐसे मुद्दे पर जो ऐसे समय पर उठाया जा रहा है, जबकि हमारे तमाम युवा और जब उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जल जंगल ज़मीन के, और विशेषकर उत्तराखंड राज्य बनने के 23 सालों के बाद जी ढंग से युवा एक नई ढंग की चीज़ों को फेस कर रहा है, उसको समझ रहा है। तो उसके समझ में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ बातें आ रही हैं। वो समझ रहा है कि हमारे ये कानून, हमारी ये चीज़ें, हमारी ये बातें, हमारी ये आकांक्षाएँ अगर हमारे राज्य के साथ संबद्ध होती, उसके साथ लागू होती, तो हमारे शायद उत्तराखंड का नक्शा दूसरा होता। और अगर इसके थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाएँ तो इसमें हमको ये कहना है कि उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना है वो विशेषकर उत्तराखंड के इन्हीं जल जंगल ज़मीन के सवालों से शुरू होती है, और वो आज़ादी से पहले और आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी की लड़ाई के बाद कमोवेश हमारे ये मुद्दे हमेशा रहे ही हैं। और आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में भी आप पूरा, जब 1916 में जब कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, तो उस समय के दौर को भी आप देखें तो हमारे यहाँ जंगलात के सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण ढंग से उठाए जा रहे थे, और लगानों के सवाल बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाए जा रहे थे। और 1916 में कुमाऊं परिषद बनने के बाद लगातार इन सवालों को आंदोलनों के रूप में, लोगों की चेतना के रूप में मुखरता मिली। और 1921 में जब कुली बेगार का आंदोलन चला, तो उस कुली बेगार के आंदोलन ने हमें इन आंदोलनों को अपनी जड़ों से, अपनी जो थाती है, अपने जो परिवेश है, उससे जोड़ने में बड़ी मदद की, और उसको राजनीतिक धारा देने का काम भी किया। और 1928 में वही कुमाऊं परिषद जो है आपकी कांग्रेस के तमाम चीज़ों के साथ शामिल होने लगी। तो ये वही दौर है जब 1930 में तिलाड़ी में हमारे गोली कांड हुआ, जल जंगल ज़मीन के सवाल, वो भी वही सवाल है जिस पर हम आज भी बात कर रहे हैं। 1930 का जो तिलाड़ी कांड है, और अभी जब हम इस बात को कर रहे हैं तो ये वो समय है जिस समय कल दो बड़े लोगों की जन्म दिन भी होने वाले हैं, जिसमें एक हमारे इंद्रमणि बडोनी जी हैं और एक हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। और इन दोनों का संघर्ष जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं पर, इन व्यक्तित्व को हम जानते भी हैं। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जिक्र मैंने इसलिए यहाँ पर किया, या मैंने इंद्रमणि बडोनी का जिक्र इसलिए किया
कि ये दो कालखंड हैं इतिहास के जो हमारे कल के आंदोलन के मुद्दों को भी संबोधित करते हैं। इसको हमारे युवाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए इस इतिहास के परिप्रेक्ष्य को लाने की कोशिश की है। तो वो जो दौर मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय हमारी राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, जगह ज़मीन के सवालों को अपने छाती के साथ जोड़ने का जो एक मानसिकता बन रही थी, उस समय दो बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ उत्तराखंड के अंदर हुई हैं। वो घटना है, एक है पेशावर विद्रोह का। पेशावर विद्रोह एक हमारे अंग्रेज़ों की एक किस्म से सैन्य विद्रोह भी उसको कह सकते हैं, और वो एक किस्म से मुस्लिम हिंदू एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक के रूप में हम उसको देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना किया। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है, बल्कि इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पर जा रहा हूँ कि 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी, और इसी के एक महीने बाद 30 मई 1930 को दूसरी घटना हुई थी। वो हुई थी कि टिहरी रियासत ने हमारे हकों को लेकर, हमारे जंगलात के सवालों को लेकर, हमारे करों के सवालों को लेकर, लगान के सवालों को लेकर तमाम लोग बड़कूट के उस तिलाड़ी मैदान में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर राजशाही ने उनके खिलाफ अपने काले कानून थोपे हुए थे। तो एक तरफ चंद सिंह गढ़वाली थे जो पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारा राजा था, हमारे राजा की सत्ता थी जो अपने हकों को लेकर निहत्थे अपने लोगों पर गोली चला रहा था। तो ये जो दो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के तमाम लोगों को राजनीतिक चेतना और अपने सामाजिक सवालों को लेकर आगे बढ़ाती हैं। और 1942 का जो पूरा भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें भी कमोवेश हमें यही ध्वनियाँ मिलती हैं। और आज़ादी का जब आज़ादी का आंदोलन ख़त्म हो गया, हम आज़ाद भी हो गए, तो उसके बाद जो है हम 70 के दशक में आते हैं। तो 70 के दशक में एक नई किस्म के हिमालय को बचाने की पूरी जो वन आंदोलन का जो दौर था, वह न केवल हमारे हिमालय को बल्कि जो पूरी हम हिमालयी बेल्ट कहते हैं उसको बचाने का एक आंदोलन था। तो उसमें हमारे दो हिस्से जो कुमाऊं और गढ़वाल के हैं बहुत सक्रिय रहे, और 70 के दशक में पूरा हमने वन आंदोलन को लेकर अपनी चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सामाजिक सवाल भी थे, उसमें सांस्कृतिक सवाल भी थे, उसमें राजनीतिक सवाल भी थे, उसमें आर्थिक सवाल भी थे, और उसमें जंगलात और तमाम किस्म के कानूनों की जो हमारे थोपे जा रहे थे उनका प्रतिकार तो था ही था। एक किस्म से प्रतिकारों की पूरी धारा थी वो। और उसके बाद एक दौर हमारा आया 1980 का। 80 का दौर हमारा ऐसा था कि जिस समय हमारे युवाओं ने एक नई चेतना के साथ उत्तराखंड में नशे के प्रतिकार किया, और हमारी महिलाओं ने अपने हकों के लिए एक बार नए ढंग से शराबबंदी के खिलाफ बोलना और आना शुरू किया। और उसके बाद हमको क्या लगता था कि सब लोगों को, हमारे उत्तराखंड के लोगों को लगता था अरे तो बड़ा आज़ादी के बाद हम तो सोच रहे थे कि आज़ाद हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तमाम जैसे हमारी आकांक्षाएँ होती हैं, जैसे हमारे सपने होते हैं। लेकिन 1980 के दौर में हम सब लोगों को लगा कि अब तो हमारे हाथ से हमारी सारी चीज़ें जा रही हैं, और हम सब लोगों को क्या लगता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संविधान में एक व्यवस्था है जिसमें हम लोगों ने ये कहा है कि हम एक अपने सांस्कृतिक रूप से, अपने भूगोल के रूप में, अपनी सांस्कृतिक पहचान के रूप में, अपने आर्थिक संपन्नता के लिए हम एक राज्य का निर्माण करें जिसमें हम अपने हिसाब की नीतियां बना सकें और अपने हिसाब से जीने का एक रास्ता भी बनाएं, और उसके उसी ढंग के कानून भी बनाएं जो हमारे हितों के लिए हो। और इसके लिए एक आंदोलन भी हुआ, और वो आंदोलन 40 साल से ज़्यादा का आंदोलन है। हालांकि वो और भी लंबा है, लेकिन अगर मैं सक्रिय उस आंदोलन की बात करूं तो सक्रिय आंदोलन लगभग 40 साल का है। और वो 40 साल, 4 दशक किसी आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण एक कालखंड है। और उस कालखंड में हमने इतने सारे चीज़ें आंदोलन किए, और उसमें हमारी 42 शहादतें हुई। उन 42 शहादतों में 1-2 महिलाएँ, बेलमती चौहान और हंसा धनाई ने भी अपनी शहादत दी। तो इस प्रकार से एक उत्तराखंड राज्य का एक सिलसिला चला, और 2000 में हमको राज्य भी मिला। तो ये तो ठीक है दादा, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से आपने स्थापित किया, आंदोलनों की जो तासीर रही है उसको आपने बहुत बारीकी से पकड़ के दर्शकों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं राज्य बनने के बाद की, कि राज्य बने हुए 2 दशक बीत चुके हैं, 23 साल हो चुके हैं। इन 23 सालों में मूल निवास का मुद्दा पहली बार ऐसा है कि जनता को थोड़ा सा हिलाता डुलाता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब बात इस पर पहले से होती रही है, लेकिन बात इस व्यापक तरीके से कि जनता उस पर एकजुट होकर लगभग 2 दशक बाद कोई ऐसा आंदोलन है जिस पर पूरे राज्य से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लोग इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? और पहले भू कानून के सवाल पर पहले बात करते हैं कि भू कानून के सवाल पर ये नौबत क्यों आई, क्यों लोगों को अब यह एहसास होने लगा, और इसके दोषी कौन लोग हैं जिन्होंने स्थितियां यहाँ तक पहुँचाई? राहुल, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक की बात जो मैंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कही, उसको जोड़ते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब 2000 में राज्य बना तो ये सारी आकांक्षाएं उस राज्य के बनने में निहित थी। और जब उत्तराखंड राज्य हम आंदोलन चला रहे थे
तो उसमें अलग अलग किस्म के नारे थे और एक बड़ा गजब का नारा था, एक बहुत अच्छा नारा था, एक खूबसूरत सा नारा था जो हम सब लोगों को प्रभावित भी करता था और वो राष्ट्रीय एकता के साथ साथ क्षेत्रीय सवालों को भी संबोधित करता था। उस नारे को मैं आज के युवाओं को भी संबोधित करना चाहता हूँ उस नारे से कि हम जब कोई सवालों को उठाते हैं तो उसका परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा होता है, उसका क्षेत्र बहुत क्षेत्रीय नहीं होता, बल्कि हम क्षेत्रीय सवालों को राष्ट्रीय फलक पर अंतर्राष्ट्रीय चेतना के साथ देखते हैं। ये जो पूरा है, तो इसको उत्तराखंड के लोगों ने देखा। कैसे देखा कि रहे चमकता सदा शीर्ष पर ऐसा उन्नत भाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। मतलब एक ऐसे राज्य की कल्पना जो हिमालय, जो हमारे देश के शीर्ष पर एक ऐसे राज्य की कल्पना है जो पूरे देश के अंदर सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, इस सब से मिल के हम एक ऐसा बनाना चाहते हैं। उसके अंदर कोई ये बात नहीं है कोई एलिएनेशन नहीं है कि हम इसके दूसरे के लिए या उसके लिए कोई कानून हो। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि जिसकी हम कल्पना कर रहे थे वो कल्पना ये थी कि हम क्या सोच रहे थे जब ये सब हम बात कर रहे थे, जो भू कानून पर ही आपने बात की उसी को संदर्भित करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग क्या सोच रहे थे। हम लोगों की एक समझ बनी थी, वो समझ ये बनी थी कि हम कह रहे थे कि हम जितने उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपद जो हैं उन 8 पर्वतीय जनपद में रहने वाले लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय कौन कर रहा है? वो हम लोग कह रहे थे जो दिल्ली और लखनऊ में एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोग हैं वो हिमालय को नहीं जानते, वो हिमालय की हमारी नदियों को नहीं जानते, वो हमारे पहाड़ को नहीं जानते, वो हमारी भाषा को नहीं जानते, वो हमारे महिलाओं के दर्द को नहीं जानते, वो हमारे युवाओं के सपनों को नहीं जानते और इसलिए वो हमारे ढंग की नीतियाँ नहीं बना रहे हैं। तो अब हमको लगता था कि जब हमारे ही लोग होंगे तो हम उन नीतियों को बना पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये 23 वर्षों में अब चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक भी हमारा होता है और ग्राम प्रधान से लेके मुख्यमंत्री तक भी हमारा होता है। लेकिन हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो दर्द हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उससे भी जहाँ से हमने राज्य की मांग शुरू की थी वहीं खड़ी है। और इसीलिए एक ऐसे समय पर जब हमारे बच्चों को लग रहा है, नई पीढ़ी को लग रहा है, क्योंकि हमने आंदोलन एक अपने बेहतर कल के लिए किया था, अगली पीढ़ी के लिए किया था, लेकिन मेरे से पहली पीढ़ी भी उस आंदोलन को कर रही थी, मेरी पीढ़ी भी उसको कर रही थी और अब अगली पीढ़ी भी उस आंदोलन को कर रही है। तो ऐसे समय में एक नई चेतना के साथ अगर ये 2 मुद्दे आए हैं तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बारीक सी कोई चीज़ हो सकती है, नीचे ऊपर हो सकता है, बहुत सारे और किस्म की दुविधाएँ भी हो सकती हैं, सहमति असहमति भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी सहमति इस बात की है कि हमने अपने जड़ों को, अपनी चीज़ों को, अपने परिवेश को, अपने कानूनों को, अपने हकों को पाने के लिए एक नई चेतना के साथ अगर नई पीढ़ी खड़ी हो रही है तो मुझे लगता है कि हमको एक सार्थक दिशा में उसको ले जाके ज़मीन और मूल निवास के चीज़ को न केवल संबोधित करना चाहिए बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको एक ऐसे व्यापक बनाना चाहिए कि जिसकी स्वीकार्यता न केवल हमारे यहाँ हो बल्कि पूरे देश के अंदर जब भी ऐसे कानूनों में कोई खामियां आती हों, जब भी देश के अंदर कभी भी कोई ढंग की विसंगतियाँ आती हों तो उसको संबोधित करने के लिए हमारा यह आंदोलन एक नज़ीर भी बने और रास्ता भी दिखाए। तो ये देश के परिप्रेक्ष्य में भी ये हो सकता है अगर हम उसको मूल रूप से उस सवाल को सोचते हैं। तो जो भूमि का सवाल है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, इस पर थोड़ा दादा, क्योंकि आपका बहुत अच्छे से अध्ययन है आपका, इस पे आप आंकड़ों के साथ में बात करते हैं। ज़मीन का ये जो सवाल है इसको हम दर्शकों को, क्योंकि 2 तरह की भावनाएं और धारणाएं इस आंदोलन से जाती हैं, उसमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ जो कि परेशान करने वाला है। कई लोग इसको ऐसे देखते हैं कि अगर उत्तराखंड के युवा या उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड मांगे भू कानून का नारा उग्र होकर लगाते हैं या ये बात कहते हैं कि उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंडी या उत्तराखंड का व्यक्ति ही ज़मीन ले वही रहे, तो एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन आता है। हमारे भी तमाम लोग इतने सालों से पलायन करके बाहर रहे हैं, हमने खुद बाहर नौकरियां करी हैं, पढ़ाइयां करी हैं। हमारे कहा ही जाता है कि उत्तराखंड में पलायन की स्थिति सबको पता है कि क्या है, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो। लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक जो पहचान है, जो अस्मिता है, उन सब के बीच में ज़मीन का ये जो सवाल है ये क्यों क्रूशियल है और कैसे इसे जनता तक पहुंचाया जाए कि ये जो मांग है ये उग्र मांग ना होकर के या एलियनेशन वाली मांग ना होकर के अपने धरातल पर मजबूत आधारों के साथ में खड़ी होती हुई मांग है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में अगर रखा जाए तो उसको कैसे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे? राहुल, पहली बात यह है कि ये मांग कभी भी, जैसा मैंने एक स्लोगन के साथ आपको बताया, एक नारे के साथ बताया कि ये मांग कभी भी पहाड़ी, गैर पहाड़ी, मैदान या पहाड़ की नहीं रही है। असल में क्या है, जो हमारा भूगोल है
जो हमारा पूरा उत्तराखंड का भूगोल है वो भूगोल उच्च हिमालयी क्षेत्र वाला भी है, मध्य हिमालयी क्षेत्र वाला भी है, हमारे यहाँ भाबर भी है, तराई भी है, उसके अलग अलग किस्म की भौगोलिक परिस्थिति है और उसकी सांस्कृतिक विविधता भी है। और हमने लंबे समय से साथ रह के सहकार के साथ जीना भी सीखा है और उसी ज़मीन पर सीखा है जिस ज़मीन की बात हम सब लोग कर रहे हैं, उसी ज़मीन पर हम सब लोगों ने सीखा है। और उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, शंकराचार्य से लेके महादेवी वर्मा तक बहुत लंबे लोगों का आने का सिलसिला रहा है। हमारे यहाँ शंकराचार्य आए, हमारे यहाँ स्वामी राम तीर्थ आए हैं, हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह आए हैं, हमारे यहाँ गुरु नानक आए हैं, हमारे कल्यर पीर आए हैं, हमारे यहाँ गोरखनाथ आए हैं, हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर आए हैं, हमारे महादेवी वर्मा आई हैं, हमारे यहाँ आज भी उन लोगों के आने का सिलसिला है जिन्होंने पूरे हिमालय को समृद्ध किया, सांस्कृतिक रूप से भी और साहित्यिक रूप से भी। और हमारे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में जाके जिन्होंने अपने ज्ञान अपनी चीज़ों का को भी फैलाया। तो ज़मीन के साथ भी हमारा यही मानना है कि ये जो हमारा एक दूसरे का हस्तांतरण का जो हमारा दर्शन है वो हमेशा रहना चाहिए। लेकिन जो अभी जो ज़मीनों का सवाल है वो मेरा बनाया नहीं हुआ है, वो मेरे युवाओं का बनाया हुआ नहीं है, वो हमारे उन लोगों का बनाया हुआ नहीं है जिनको हम किसी भी और चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, मैदान या पहाड़ का। ये आक्रोश हो सकता है लोगों की अलग अलग समझ के हिसाब से तय करता हो, लेकिन मूल बात यह है कि उत्तराखंड में ज़मीनों का सवाल नीति नियंताओं ने इतने सालों में सुलझाने के बजाय न केवल उलझाने का किया है बल्कि उत्तराखंड को एकमुश्त बेचने का इंतजाम भी तमाम नीति नियंताओं ने किया है। और जब वो बहुत खतरनाक तरीके से हमारे युवाओं के बीच में आया तो उनको लगा कि अब हमको इसका प्रतिकार करना चाहिए। ये सिर्फ उत्तराखंड की ज़मीन का परिप्रेक्ष्य है, ये मैदान पहाड़ जातियों का परिप्रेक्ष्य नहीं है। अब उसमें क्या है कि अब जब हम इसको देखते हैं तो हमको अंग्रेज़ों के समय से उन चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब इसे हमारे यहाँ पैमाइश करानी शुरू की, जंगलों की भी, ज़मीन की भी, इसकी भी, तो उन्होंने अपने 132 वर्ष के शासन में उन्होंने लगभग 11 बार हमारे यहाँ ज़मीनों की पैमाइश कराई। और उनके बाद भले ही आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे हित के लिए कराई हो, उन्होंने कराई हो, लेकिन हमारे पास उस ज़मीन का एक डाटा था, हमको पता था कि किन ज़मीनों में कैसे कैसे आज भी उसी डाटा पर हम निर्भर हैं। तो हमारे यहाँ 1823 में जिसको हम 80 साला बंदोबस्त कहते हैं, वही हमारी ज़मीनों के बहुत ही मूल सवालों को संबोधित करने वाला भी कभी कभी बन जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ उनने 11 बार पैमाइश करे। हमारे यहाँ आखिरी पैमाइश उल्टी सीधी आधी अधूरी जो भी हुई वो 1964 में हुई है, जिसके टूटे फूटे आंकड़े जो भी हैं उन्हीं को हम आज ज़मीनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा पहला ज़मीन का सवाल यहीं से शुरू होता है कि उत्तराखंड की जितनी हमारी ज़मीनें हैं, जितने किस्म का हमारा पूरा भूगोल है, उसकी जो पैमाइश है, उस पैमाइश को हमारी सरकारें आज़ादी के बाद कर ही नहीं पाई है। वो ज़मीनों के सवाल उनके लिए इतने वो हमारे हितों में वो ज़मीनों के सवाल को कभी संबोधित नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने क्या किया, जब भी ज़मीनों की बात आई तो बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इजारेदारों को सौंपने की जैसी नीतियाँ वो बनाते रहे। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, जितने भी भूमि कानून, चाहे हम उसको हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट हमारा 1865 में बना, तो उसके बाद 1874 में जो हमारे यहाँ ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट वगैरह आए, उसके बाद 1993 में, और ये वो फिर लंबा हो जाएगा, 1995 में इस ढंग के हमारे यहाँ कानून जो ज़मीनों के, जंगलों के बारे में, ज़मीनों के बारे में आए, वो सब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का पूरी हमारी प्राकृतिक संपदाओं को एक किस्म से अपने कब्जे में करने का ये नीति वो थी। और हम जब ज़मीनों के सवालों पर आते हैं तो हमारी समझ में आप इस समय 1823 में जब पैमाइश हुई थी तो उस समय लगभग हमारे पास 29% के लगभग हमारे पास कृषि योग्य ज़मीन, ठीक है। और वो 1964 की पैमाइश में आते आते हमारे पास 11% रह गई। 11% 1964 में आते। और अभी का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर जितने भी लोग मतलब जो इस पर पकड़ रखते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके आधार पर अगर हम मोटा कहें तो वो घट के 4% अगर हम माने, में कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको एक अनुमानतः कहें, जी ढंग का चीज़ें बनी हैं, तो उस हिसाब से वो अब 4% बची है, सिर्फ 4% बची है। तो अब जहाँ से ये बात शुरू होती है, वो बात इससे शुरू होती है कि मेरे पूरे पहाड़ में मेरे पास ज़मीन नहीं बची है, खेती की ज़मीन नहीं बची है, और उस खेती की ज़मीन न बचने के कारण हमारी वो पॉलिसीज़ हैं, वो नीतियां हैं जो हमारे यहाँ ज़मीनों के कानून के रूप में अलग अलग समय पर आई है। वो चाहे 1950 हो, चाहे वो 1960 में कूजा कानून हो, तो कूजा कानून ने हमारे बहुत सारे रास्ते बंद किए।
ज़मीनों के, ये हमारे कृषि योग्य ज़मीन के बचाने के। क्योंकि कूजा में एक प्रावधान उन्होंने जो किया कि हम जो भी आप विकास काम करेंगे, चाहे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पंचायत घर बनाएंगे, आपको क्रीड़ा स्थल बनाएंगे, उस सब के लिए आपको नाप ज़मीन देनी पड़ेगी, क्योंकि आप सरकारी ज़मीनों को नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमको स्कूल भी चाहिए था, हमको अस्पताल भी चाहिए था, हमको दूसरी चीज़ भी चाहिए थी। हमारी वही जमीन बहुत सीमित बची थी, वही गई। और उसमें एक और बात हुई कि हमारे यहाँ एक इस पर भूमि कानून पर एक बहुत वो है कि हमारे यहाँ लोग दो तरह से बात करते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि मेरा नगर पंचायत बने, मैं समझता हूँ मेरी नगर परिषद बने, मैं कह रहा हूँ कि मेरा नगर निगम बने, और हम मेट्रो सिटी भी कह रहे हैं, और हम स्मार्ट सिटी भी कह रहे हैं, लेकिन हम स्मार्ट गांव नहीं कह रहे हैं। हम स्मार्ट गांव की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे गांव में पंचायती राज एक्ट हो जो मेरी ज़मीन को बचाए, जो मेरे जंगल को बचाए, मेरे जो तमाम और चीज़ों को बचाए। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या गया है कि हमारे यहाँ सबसे खतरनाक वो है कि जैसे ही हम इन नगर निकायों में जाते हैं तो हमारे भू कानून वाला जो मसला है वो अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि उस पर लागू नहीं होता। तो होता क्या है कि वो लगातार जो तथाकथित विकास है उसमें हमारी बहुत सारी ज़मीनें, कृषि योग्य ज़मीनें चली गई, और फॉरेस्ट में हमारी बहुत सारा ज़मीन कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पास ज़मीनों के जोतने का संकट पैदा हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक ज़मीन तो हमारे डाने काने की है, जिसमें कुछ होना हवाना नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण शेरे भी हैं। मैं ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम भू कानून की बात कर रहे हैं तो हमको गांव में रहने वाले उस आदमी के दर्द को भी समझना चाहिए जो अपनी ज़मीन से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा है। किसी ने ढूंढ लिया और कोई ढूंढ रहा है, तो वो अब उस ज़मीन में रहना नहीं चाहता। और जबकि हम देहरादून में और दिल्ली में रह के हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुझे अपनी ज़मीन क्यों छोड़ रहा है, अपनी ज़मीन को बंजर क्यों छोड़ रहा है, लेकिन हम उसके दर्द को नहीं समझ रहे हैं। राहुल, एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक बासुईशेरा अल्मोड़ा जनपद की बहुत महत्वपूर्ण घाटी है जो कभी बद्रीनाथ की गूंठ की ज़मीन है। अच्छा। हाँ, जिसको बद्रीनाथ में जब कोई भी पहली फसल होती थी तो बद्रीनाथ को वो चढ़ाई जाती थी। क्योंकि बद्रीनाथ का वहाँ से रिश्ता था। तो ये हमारे सांस्कृतिक एकता का भी कृषि जो है काम करती थी। जो हमारी बहुत सारी कृषि बेल्ट ऐसी हैं जिनका कुमाऊं गढ़वाल से सांस्कृतिक रिश्ता भी था। तो वो जो हमारी बासुईशेरा है, वो बासुईशेरा में जब हम लोग किसी रिपोर्ट के सिलसिले में गए तो मैं उसको देखता हूँ कि वो 3200 नाली ज़मीन है। 3200 नाली ज़मीन है पूरी जो शेरा है। और उसमें 1964 की पैमाइश में उसमें 242 परिवारों का कब्जे की हिस्सेदारी मालिकाना है। और आप समझ सकते हैं कि अगर मैं उसको औसत एक परिवार की ज़मीन मानूं तो वो लगभग 10 नाली बैठती है एक व्यक्ति की। वो मैं औसत कह रहा हूँ। गांव में जबकि किसकी कम किसकी ज़्यादा भी होती है, तो औसतन 10 नाली ज़मीन है। और 64 से लेके आज अगर उसकी पैमाइश हम करें, आज उसकी पैमाइश करें तो उस बासुईशेरा के लोगों के पास ज़मीन नहीं बची है। अभी जब हम पिछले दिनों गए थे तो कई खेत वहाँ बंजर हो गए थे। तो कई लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि गांव का आदमी काम नहीं करना चाहता, देखो इसने अपनी ज़मीन बंजर रख दी। जबकि मैंने ये नहीं समझा कि उसके पास ज़मीन बची ही नहीं है। उसके पास सिर्फ 2 नाली ज़मीन बची, उसमें वो सोना भी बो दे तब भी उसका कुछ नहीं होना है। तो ये ज़मीन के इन सवालों को हमको बहुत गहराई से समझ के एक बार बात करनी चाहिए, बजाय इस बात को करने के कि हमारे यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा। हैं, मेरे यहाँ ज़मीन कोई एक मुश्त 200 नाली अगर राहुल कोटियाल भी खरीद ले वो भी गलत है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है। अगर राहुल कोटियाल के पास पैसा है खूब तो राहुल कोटियाल एक ही जगह पर 400 नाली ज़मीन खरीद ले, वो भी जायज़ नहीं है, भले ही वो गढ़वाल का ही रहने वाला हो। हैं, और वो बाहर अंदर का कुछ नहीं होता इसमें यह है कि हम अपने ज़मीनों का बंटवारा अपने लोगों के बीच में कैसे करते हैं और ज़मीनों को कैसे बचाते हैं, ये है। और दूसरा, उस ज़मीन की उत्पादकता का भी सवाल है कि जैसे अंग्रेज़ों के समय में हम चाहे अंग्रेज़ों से कुछ भी कहें, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी वन संपदा को पहचाना, हमारी हॉर्टिकल्चर को पहचाना, हमारे पानी की ताकत को पहचाना, उन्होंने यहाँ तक कि हमारी सांस्कृतिक चीज़ों को भी पहचाना। क्योंकि जो रामजे वगैरह थे, रेमजे जो थे, रेमजे को हमारे उत्तराखंड के लोग राम जी करके पुकारते थे। इसलिए पुकारते थे क्योंकि उन्होंने हमारी सांस्कृतिक थाती को भी अपने प्रशासन के लिए इस्तेमाल किया कि वो उन लोगों के साथ उठे बैठे, उनकी तरह से उनने काम करना। नए लोग आते थे, उन्हें लोकगीत याद करवाए जाते थे, लोगों के साथ भेजा जाता था। ये उनका तरीका था कि मतलब घुल मिल के उसके बाद अगर शासन भी करना है ऐसे करना है। तो उन्होंने ज़मीनों पर भी ये किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे हॉर्टिकल्चर की ताकत को भी पहचाना। मैं इस बात को, क्योंकि भू कानून की बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इस बात को एक शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। वो ये है कि उन्होंने हमारी हॉर्टिकल्चर को भी पहचाना। आप सब लोग जानते हैं कि विल्सन यहाँ आया तो उसने छोटी विलायत बसाई, और उस समय कहते थे कि फ्रेज भी था कि 2 ही सेब होते हैं,
एक न्यूटन का होता है और एक विल्सन का होता है। हाँ, तो ई ढंग का एक उसने मतलब उसको पहचाना। हाँ, और ये कितनी गहरी बात आपने कही है कि मतलब जहाँ से ये बात निकली, मतलब ये फ्रेज निकला कि सेब एक न्यूटन का और एक विल्सन का, आज वो राज्य सेब मतलब तमाम सेब विहीन है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें 1840 में वो आया, तो 1860 में 70 में हमारे यहाँ उस दशक में हमारे यहाँ चौबटिया गार्डन बना, अंग्रेजों ने बनाया, जिसको हम गवर्नमेंट गार्डन कहते हैं। और वो हमारा प्रतीक है पूरे हिमालयी राज्यों का भी, और वो प्रतीक है हमारे उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर की समृद्धि का भी, कि उसने जो है एक ऐसा बगीचा तैयार किया जिसमें बहुत सारी सैकड़ों प्रजातियां उन्होंने अलग अलग फलों की लगाई, और इसमें सेब को तो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने डेवलप किया। तो उसके बाद उन्होंने ज्योलिकोट का ज्योलिकोट में किया, फिर उसके बाद रामगढ़ में उन्होंने बनाया, और उसके बाद फिर पूरे उत्तराखंड में, अगर हम पूरे आज़ादी के समय में आए 1932 में उन्होंने उसको रिसर्च सेंटर बनाया, और 1954 में गोविंद बल्लभ पंत ने उसको उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर का मुख्यालय भी बनाया, और वो एक बहुत समृद्ध जगह हुई। तो उसके बाद 1972 में जब हिमाचल का स्टेट बना था, तो उस समय भी बताते हैं कि जो हिमाचल में जब स्टेट की परिकल्पना जब उन्होंने की यशवंत परमार ने, तो उन्होंने यहीं से पूरी चीज़ों को लिया, और वो जो हिमाचल प्रदेश है वो एप्पल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ। और हमारा जो वो चौबटिया गार्डन है, उस चौबटिया गार्डन बनने के साथ साथ हमारे 98 और बगीचे बने, सरकारी बगीचों की बात कर रहा हूँ मैं, वो सरकारी बगीचे बने। तो उन सरकारी बगीचों से हमारे यहाँ जिस अर्थव्यवस्था की हम हॉर्टिकल्चर से बात कर रहे थे, उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हो सकता था। और उसमें बहुत सारे हमारे जो सरकारी पद भी हैं वो भी वहाँ होते थे, ADO से लेके तमाम किस्म के पद, और वो गाँव आके हमको जाम जेली जूस वगैरह बनाना भी सिखाते थे। ये भी एक हमारी आर्थिक व्यवस्था के साथ हमारे फलोत्पादन का एक सिलसिला भी चला। लेकिन हुआ क्या कि जिस सवाल को लेके आज हम खड़े हैं, लेकिन हुआ है कि जैसी राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद जो पहली चुनी हुई सरकार हमारी आई, उस ND तिवारी जी की सरकार, जो विकास पुरुष थे, उन्होंने सबसे पहला काम उन्हीं जो सरकारी बगीचे हैं उनको ठिकाने लगाने का किया, उनको लीज पर देने का काम किया। आज आप चले जाएं, चौबटिया गार्डन एक किस्म से पूरी तरह से बंजर हो गया, और हमारे तमाम जो बगीचे हैं वो भी नहीं रहे, और जो हमको आगे हॉर्टिकल्चर के लिए और अधिक हमको तैयार कर सकते थे वो नहीं हुआ। तो इन तमाम सवालों को हमारे नीति नियंताओं ने कभी भी अपनी नीतियों में नहीं रखा, और उनके कभी एजेंडे भी ये नहीं रहे। और उन्होंने क्या किया कि वो ज़मीनों के कानून को एक ही कानून से संबोधित करते रहे हैं, जिसको वो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन का और यूपी वो उस पर 1950 पर वो करते रहे, और उसी में बीच बीच में रोज़ संशोधन भी वो करते रहे। तो अब क्या हुआ, 2018 तक जब हम आए ये ज़मीनों पर, तो अभी तक क्या था कि हमारे 2-3 चीज़ों से हमारी चीज़ बची रही थी, जैसे धारा 156 है, जैसे हमारा धारा 154 है, धारा 143 है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही हम लोग जो है अपनी ज़मीनों को थोड़ा थोड़ा बचा सकते थे। लैंड यूज हमने रोके हुए थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन थे, थोड़ा वो था। तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ विकास की परिकल्पना क्या है ना, हम समझ रहे हैं विकास कोई ऐसी चीज़ होती होगी जिसको हम ला के रख दें, और बड़े उससे की बड़ी, जैसे हमने बड़ी सड़कें बड़ी बिल्डिंगों को विकास मान लिया है, वैसे ही हम क्या समझते हैं कि जो विकास की परिकल्पना है उसके लिए वैसी नीतियों की ज़रूरत शायद नहीं होती है, और जो हमको विजुअली जो दिखाई देने वाला होता है ऐसा हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे नीति नियंताओं ने क्या किया कि हमारे ज़मीन के सवालों को पीछे रखते हुए उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने वैसा ही काम किया जैसे 70 के दशक में जंगलात कानून के साथ हुआ, कि उन्होंने हमारे 30 साल के 30 साल एग्रीमेंट पर बड़ी बड़ी कंपनियों को, स्टार पेपर्स वगैरह को, बिजोरिया वगैरह को पूरे हमारे जंगलों के ठेके दे दिए, और उसी से हमारा पूरा वन आंदोलन उपजा, जिसको बाद में उन्होंने चिपको आंदोलन भी कहा। और आज भी उन्होंने 2018 में लगभग भू कानून पर वही काम किया, और उससे भी खतरनाक काम किया। और आपने भू कानून के संशोधन के नाम पर और भू कानून के नाम पर आपने क्या किया कि एक इंडस्ट्रियल समिट आपने बैठाई, और ये हमारा जो आंदोलन जो हमारे युवाओं ने किया है वो एक ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारे यहाँ अभी एक इंडस्ट्रियल समिट और हुई है, और हमें तो बड़ा डर लगता है जब भी इंडस्ट्रियल समिट होती है। सरकारें तो खुश होती हैं, पूरे पोत दिया है पूरा देहरादून, लेकिन हमको डर लगता है। हमको इसलिए डर लगता है कि 2018 में जब इंडस्ट्रियल समिट हुई थी, तो हमारे त्रिवेंद्र रावत जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ का निवेश उत्तराखंड में लाने वाले हैं, और उस निवेश को लाने के लिए उन्होंने हमारे पहाड़ के जितने बड़े आइकॉन हैं, जो देश के अंदर हमारे माननीय अपने अपने किस्म के हमारे नायक हैं, उन नायकों को भी वो देहरादून में लाए, और सबकी उपस्थिति में एक कहा कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश को करने के लिए हमको ज़मीनें भी चाहिए, और उन्होंने सबको श्योर किया
सब निवेशकों को श्योर किया कि हम इस सब चीज़ के लिए आपको भूमि उपलब्ध कराएंगे। और जब भूमि उपलब्ध कराएंगे तो उन्होंने ये नहीं समझा कि जिस भूमि पर हमारे लोग रह रहे हैं उस ज़मीन के उनका क्या हिस्सेदारी उसमें है, या एक तरफा सोचा। तो हुआ क्या कि तीनों जो मैं अभी कानून में जो तीनों धाराएं मैंने बताई, खोल दिए गए सारे रास्ते, तीन को सारे रास्ते खोल दिए। मतलब जो कानून थोड़े बहुत एन डी तिवारी की सरकार में आया था, जो खंडूड़ी जी की सरकार में और मजबूत हुआ था, वो सारा जो है डाइल्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो खत्म कर दिया गया। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने बड़ी मजेदार बात ये कही कि उन्होंने कहा कि जिसको भी किसी भी प्रयोजन के लिए कितनी भी ज़मीन कहीं भी किसी भी रूप में मिले उसको वो खरीद ले सकता है। अब इस पर एक बात समझने की बहुत ज़्यादा है कि अब जब ये सब कुछ हुआ तो हमारे यहाँ भू कानून का मुद्दा युवाओं ने इन्होंने एक एक करके उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, और उसी समय कोविड भी आया। असल में ये मामला क्यों उठा, इस पर भी थोड़ा सा गौर करने की बात है। जब ये 2018 में ये सब कुछ हुआ तो सरकार ये सब ले आई तो बहुत बेतहाशा ज़मीन के बिकने का सिलसिला शुरू हो गया। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि उन्हें 29 ऐसे विभाग बनाए जिसको उन्होंने इंडस्ट्री साबित करने की कोशिश की, और औने पौने दामों में जैसे भी ज़मीनें जाएँ। तो ये जब कानून आया तो इस कानून के आते आते युवाओं को लगा ये तो गड़बड़ है और तो ठीक नहीं है। तो उसी समय हमारा कोविड हुआ, उसके तुरंत बाद कोविड वगैरह का दौर भी आया। तो हमारे लोग वापस अपने गांव में आने लगे। उनने जब अपनी ज़मीनों के आंकड़ों को देखा, जो सरकार कह रही थी आपके लिए करेंगे वो करेंगे, वो भौचक रह गए। और पूरे ज़मीनों के अपने फिजिकल उसको जब देखा उनने, उनके पास ज़मीनों का तो बड़ा संकट था। और दूसरा ऐसा कि जब सरकार ने कहा कि तुमको अपने उद्योग, अपने छोटे छोटे काम करने के लिए हम पैसा देंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ से उद्योग विभाग से तो पास करा दी फाइल। लेकिन जब वो बैंक में गए तो बैंक वाले ने कहा कि तो अपनी हैसियत बता, तब तुझे मैं बैंक तो उस पर देता है ना, और सरकार तो हमारी कोई गारंटी लेती नहीं है, सरकार तो खाली फाइल में दस्तखत करती है। तो बैंक विवेक पर आपको क्या वो लोन देता है, वो इसलिए देता है कि मेरी हैसियत क्या है। तो जब वो हैसियत बनाने के लिए गया तो उसकी गांव की हैसियत ही नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि 2 नाली 4 नाली ज़मीन है, तो उनको लोन भी नहीं मिले। तो लोगों ने फिर नए ढंग से अपनी ज़मीनों के सवालों को सोचना शुरू किया, उठाना शुरू किया। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक बात ये, जो सबसे गड़बड़ बात ये हुई कि जिसको अभी पहले आपने इंगित किया, तो हमारा जो पूरा भू कानून है वो एक जगह आके अटक गया, जो भू कानून नहीं है। जो भू कानून का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो जैसे कि एक बहुत ही आसानी से लोगों ने कह दिया कि हमको ऐसा भू कानून चाहिए जैसा हिमाचल का है, थोड़ी देर के लिए हैं। और हिमाचल के भू कानून को जिसको वो कह रहे थे, वह सिर्फ हिमाचल के 118 की धारा को उठा रहे थे, जो धारा आपके ज़मीनों को खरीदने बेचने को संबोधित है। ठीक है। और जबकि हमको उत्तराखंड में भू कानून का मतलब, हमारे यहाँ पैमाइश भी थी, हमारे यहाँ भू कानून का मतलब उन तमाम चीज़ों को इंगित करना भी था, जो चकबंदी भी था, वो भी था। हमारे यहाँ भूमिहीनों का सवाल भी था, इतने सारे भूमिहीन लोग थे, ये सब कुछ को संबोधित वो भी था। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे भूमिहीनों को जहाँ जहाँ हमने बसाया, वो भी अब कोई सेंसिटिव जोन के नाम पर कोई और लोगों, उनको वहाँ से भी अलग जगह विस्थापित करने की बात आई। तो ऐसे समय पर हमको ज़मीनें चाहिए थी हमको, लेकिन लोगों ने इसको संबोधित करने के बजाय आते आते वो एक ऐसी जगह पर चला गया, सरकार के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया। और हमारे मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनको बहुत ही ताकतवर मुख्यमंत्री या धाकड़ मुख्यमंत्री या उनके प्रधानमंत्री के साथ जो उनके रिश्ते हैं उसको बताया जाता है, उन मुख्यमंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से यह घोषित किया कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद हो गया है। और लैंड जिहाद शब्द को एक जिम्मेदार आदमी का कहना, इसका मतलब ये है कि आपको ज़मीनों के सवाल से उतना लगाव नहीं था, पूरा नैरेटिव ही, आप नैरेटिव ही चेंज कर दिया। और आप हम लोग और पूरी ध्वनियाँ भी वैसी निकलने लगी, क्योंकि एक किस्म का, तो ये जो खतरे हैं, ये खतरे किसी भी किस्म के इन मोमेंट्स में रहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी भी हमको जहाँ से मुद्दा उठा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मूल निवास का हो, चाहे हमारे भू कानून का हो। लेकिन उसकी दृष्टि जो है और उसके जो आगे का रास्ता है, वो आगे का रास्ता निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ जाना चाहिए। और उन लोगों को अंगुली करके इंगित किया जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस सब चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। और जब तक हम उन लोगों को इंगित नहीं करेंगे, तब तक हमारी न तो लड़ाइयाँ हैं और न इन कानूनों का कोई अर्थ है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारा मूल निवास का और इसका मामला है, ये पहली बार नहीं है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, ये हमारे यहाँ ही नहीं हुआ है, ये महाराष्ट्र में भी, तमाम राज्यों में हुआ है, और पहाड़ी राज्यों में तो विशेष करके वहाँ तमाम हुआ है। दादा, आपने बहुत विस्तार से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम को रैप करें उससे पहले ये बात मैं दोबारा से इंगित करना चाहूँगा जो चारुदा ने अभी अपने रिमार्क में बोली कि वो नैरेटिव जो है वो एलियनेशन वाला
या ऐसी कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला, या सांप्रदायिक अगर ना भी उसे कहें भौगोलिक सौहार्द भी, या पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी, या इस तरह का नैरेटिव सेट होने के बजाय एक समावेशी रूप से इसको, इस पूरी मुहिम को जो है वो देखा जाए। और जी लेकिन अगर एक वो है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा इसको पूरा समेटते हुए जी। वो ये है कि हमारी पीड़ा जहाँ पर हमें नैरेटिव सेट करने वाली बात थी मैं उस पर जो हो, लेकिन हमारे जो पहाड़ की हीरा सिंह राणा की जो कविता मैं बार बार कहता हूँ, आप एक बार हाँ, उसकी कुछ लाइनें वो कविता कल के लिए भी है। हाँ, वो कविता कल के लिए भी है। जी। वो इस बात पर नहीं है कि हमारे यहाँ कौन आएगा, किसको हम भगाएंगे, किसको हम रखेंगे, उसका मामला नहीं है। मामला ये है कि हमको ये कहना है, हमको कहना है कि त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नान तीनों ले छोड़ पहाड़, गुआऊ ने घुसे घेर नवाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़। इस दुख से पार पाने की लड़ाई कल वाली होनी चाहिए और हम उसी लड़ाई को लड़ना है। बिल्कुल, बहुत इससे अच्छे क्लोजिंग रिमार्क्स हो ही नहीं सकते थे। ये जो कविता चारुदा ने सुनाई, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रे दुखों की ड्योर पहाड़। हीरा सिंह राणा लेजेंडरी सिंगर हैं, कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। एक डिटेल्ड प्रोग्राम चारुदा की ही स्क्रिप्ट में डिटेल प्रोग्राम बारामासा पे उस पर है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। और ये जो बहुत 6-7 लाइन चारुदा ने सुनाई, इसमें इस एक आंदोलन की पूरी समावेशी ढंग से उसे इसलिए भी देखा जा सकता है कि उसमें उन दुश्मनों को इंगित करने के लिहाज से भी बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है कि कैसे राजनीति ने तोड़ा पहाड़, ठेकेदारों ने फोड़ा पहाड़, नान तीनों ने छोड़ा, यानी नई जनरेशन ने छोड़ा पहाड़। वो पूरा मर्म जो है पहाड़ का वो इन पंक्तियों में है। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा से बात करने के लिए। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कुछ सुझाव हों तो वो भी हम तक पहुंचाएं। कल जो उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास के सवाल पर जो रैली है, इसी परेड ग्राउंड से उस रैली को शुरू होना है, उसकी कवरेज भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ ही आने वाले एक्स्ट्रा कवर में कुछ और खबरों के साथ आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें बारामासा।